साथ हेक्सागोन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय उनकी क्या रणनीति है मार्केट को लेकर। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। 2 हफ्ते पहले तक लग रहा था कि मार्केट में सब ठीक हो गया है, अब यहाँ से वापस एक बड़ी तेज़ी। ये जो जिस तरीके से ईरान यूएस वाला मामला वापस आया है, कच्चा तेल 90 पर, क्या एक सरप्राइज़ और शॉक फैक्टर रहा मार्केट के लिए, और क्या वापस एक बड़ी गिरावट का रिस्क रहेगा? देखिए, 2 चीज़ें अभी हमें याद रखनी चाहिए कि जब ये सिचुएशन पहले हमारे सामने आई थी, फरवरी के एंड में, मार्च में, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड। मतलब पहले कभी ईरान और यूरोप में डायरेक्ट हॉस्टिलिटीज़ कभी की नहीं थी। इनडायरेक्टली काफ़ी उनकी हॉस्टिलिटीज़ चलती थी, मगर कई कारणों के लिए ये ओपन हॉस्टिलिटी कभी हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हम अभी पहचान गए हैं कि ईरान बड़ी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में हमारे ग्लोबल मैप पे पड़ता है। काफ़ी सारी ऑयल डिलीवरीज हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जाती है, तो वो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण ये ओपन हॉस्टिलिटीज कभी हुई नहीं थी। और जब हुई तो मार्केट ने समझ लिया कि अभी बहुत तकलीफ या इन्फ्लेशन का अनुभव सारे पूरे वर्ल्ड में होने वाला है। इसके लिए एक बड़ा रिएक्शन अब हमने ज़रूर देखा। 3-4 महीने का जो सिलसिला जारी रहा, और जब कोई एग्रीमेंट होने के बाद जब समझ में आया कि ऑयल की कोई कमी नहीं है, बस डिलीवरी और सप्लाई में इशू है, तो बिल्कुल थोड़ी ही समय में सारा जो रिकवरी था हमने देख लिया। अब जो जाके इंक्रीज इन हॉस्टिलिटीज और सडन सरप्राइज आ गया है, मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स को एक बात पता चल चुकी है कि ये बहुत ज़्यादा अगर खींचे तो सारी ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट किसी को प्रूव करना है, वो प्रूव करने के बाद जो पीस आएगा, जो समझौता आएगा, वो मेरे ख्याल से बहुत रैपिडली इसको रिकवर कर सकता है। बीच में वॉलेटिलिटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी कायम रह सकती है, मगर इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट होराइजन पे ज़्यादातर नज़र रखनी है। और वॉलेटिलिटी में जो भी जैसे अभी दाम तेल के $90 के ऊपर हो गए, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करके अब कितना लॉस होने वाला है ये कैलकुलेट ना करें, क्योंकि ये सब एवरेजेस पे चलता है और पूरे साल में जो एवरेज प्राइस आएगी उसी के ऊपर कंपनियों का मुनाफा वगैरह कायम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हाँ, सारे इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए कि ये सिचुएशन हाथ से ना बढ़े आगे। मगर ऐसा भी नहीं है कि पूरी इक्विटी एलोकेशन या इक्विटी मार्केट के को लेके हमें बहुत डरना चाहिए इस समय। दूसरा जो फैक्टर था मार्केट के लिए आज थोड़ा नेगेटिव रहा, वो था बड़े बैंकों के नंबर्स। क्या आप सरप्राइज हैं जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, कोटक और एक्सिस में इतना बड़ा रिएक्शन आ रहा है नेगेटिव साइड पर? इवन आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छे नंबर पर बहुत ज़्यादा नहीं चला। और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पर अब आपका क्या व्यू होगा? मेरे ख्याल से थोड़ी सी क्या कहते हैं जिसको, लीनियंसी हमें इन बैंकों की तरफ देखनी चाहिए। एक तो देखिए कि दीज प्राइवेट बैंक्स हैव ग्रोन वेरी फास्ट ओवर द लास्ट 10 years, और हमें उनकी ग्रोथ रेट्स की आदत पड़ चुकी है कि इनकी बुक सर्टन परसेंटेज से बढ़ती है, हर क्वार्टर उनकी प्रॉफिट्स बढ़ती है। मगर देखिए, जो अभी एचडीएफसी बैंक को लेके अगर आप देखें, इट इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन दिस कंट्री। और जब हम देखेंगे कि अगर वो बुक की साइज में बढ़ोतरी अगर हमें देखना है, तो हमें थोड़ी सी लीनियंसी इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ जरूर देखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सारी बैंक्स ऑलरेडी डिस्काउंट अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दैट। मतलब आप प्राइस टू बुक मल्टीपल्स देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स, स्पेशली द बिगर प्राइवेट बैंक्स, ट्रेड एट अ सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस टू बुक रेशियो। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन्हीं के साइज की अगर देखें तो उसमें काफी गैप है, काफी अंतर है। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे हम जिसको रिवर्जन टू मीन कहते हैं, ये सारी बैंक्स will now trade on their fundamentals and not the kind of growth expectations they were trading at. So मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नेगेटिव मैंने बैंकों के रिजल्ट्स में बिल्कुल नहीं देखा। मेरे ख्याल से शायद एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरी में थोड़ा अंतर है और मार्केट उसी को लेकर रिएक्ट हो रहा है। मगर मेरे मेरे ख्याल से ऐसी कोई डरने की बात नहीं। ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इज स्ट्रांग,
You can see margins also grow to a certain extent. So I don't think there is something to take away from ये price की जो sudden drop आई है आज, मेरे ख्याल से market की reaction है. मुझे कोई fundamental reason नहीं लगता उसमें. तुषार जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सर आईटी के नंबर्स आपको कैसे लगे? और दूसरी बात होती है प्लेसमेंट। जून 2025 से लेकर जून 2026 तक पूरी एआई चिप स्टॉक्स की रैली चली। वेदर इट्स नैस्डैक, ताइवान का इंडेक्स, कॉस्पी, निक्केई, सब ने एडवांटेज लिया। बस फर्स्ट टाइम जुलाई सबसे बड़ा सीरियस प्रॉफिट टेकिंग बना इन चारों इंडस्ट्रीज में। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? तो हमारे आईटी की प्लेसमेंट, देन नंबर्स और देन ये चिप स्टॉक्स का कोलैप्स होना, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन आपको आईटी पर क्या व्यू बनाने को कह रहा है इस वक्त? देखिए, डोमेस्टिक आईटी और चिप मैन्युफैक्चरर्स और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो दो काफ़ी अलग-अलग चीज़ें हैं. हम यूजुअली उनको एक साथ कहते हैं कि वो सारे एक ही मोमेंटम से चलेंगे. थोड़ी बहुत इंटरेक्शन है उनमें, मगर डोमेस्टिक आईटी सर्विसेज इंडिया कंपनी की अगर देखें, उनको एआई का चैलेंज अलग है और मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में कहूँगा. मगर जो आपने छेड़ी बात, आईटी चिप्स जो ग्लोबली अब बहुत सीवियर प्रेशर में आ चुकी हैं, एक नज़र आप उनकी वैल्यूएशंस पे डालिए. मेरे ख्याल से जो 1-2 साल से उनकी वैल्यूएशन में बढ़ोतरी हो रही है, उनकी मल्टीपल्स में बढ़ोतरी, वहाँ कहीं जाके ये जो फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ जाके एवरेजेस पे अटक जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी की रेट पे बढ़ते जाएँगे. तो मेरे ख्याल से वो एक रियलिटी चेक ज़रूर आया है. दूसरी बात ये है कि लोगों को समझ में आया है कि ये आईटी चिप्स की ग्रोथ इज़ लिमिटेड बाय द यूज़र्स. जैसे कि हमने आईटी चिप खरीदा किसी एप्लीकेशन में डालने के लिए और कंपनियों को बेचने के लिए. अब धीरे-धीरे हमने देखा कि वो जो कंपनियाँ जो आईटी चिप्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, जो खरीद रही हैं, उनको थोड़ी फंडिंग में तकलीफ आ रही है. उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी बोरोइंग्स की प्रोग्राम उन्होंने शुरू की है, मगर अब ज़्यादातर उनकी बोरोइंग्स को सब्सक्रिप्शन कम आ रही है, अगर पिछले महीने को देखें. तो मेरे ख्याल से मार्केट को एक सिग्नल लग गया है कि शायद ये फाइनेंसिंग जिससे कि ये एआई चिप्स खरीद रहे थे, फाइनेंसिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो एआई चिप्स की सेल भी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ जो हमने पहले देखी थी शायद ना आए. तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी रियलिस्टिक करेक्शन है उनमें टू काइंड ऑफ एसेस कि अब जाके चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कितनी रेट से हमारी उनकी जो चिप्स है वो बेच पाएंगी. और ऐसा नहीं है कि एआई चिप्स खरीदना कोई बंद करेगा. एआई चिप्स में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आएंगी, उसमें प्राइस को भी घटने का सवाल होगा, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है पर पॉप प्राइस कमी होती है, तो वहाँ भी थोड़ा डिफ्लेशन हमको देखना पड़ेगा. तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से एक अच्छा और रियलिस्टिक करेक्शन आ चुका है. क्या is this signals a crash in AI chip stocks? I don't think so. I think it will come to more reasonable valuation. अब आप पूछेंगे reasonable valuation क्या है, उसका उत्तर हमें मेरे पास नहीं. ओके, ठीक है। ये बात हुई हमारी, अगर आप देखें इस क्रॉस कॉम्बिनेशन पे, आईटी वर्सेस चिप रैली कोलैप्स। एक और बास्केट पे आता हूँ सर, जहाँ पे बात करना बनता है। अभी आपके आने से पहले हम कुछ बैटरी स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे थे। शानदार मूव, पिछले 3 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई है। इवन अगर आप ऑटो में जाएं, जिन कंपनियों का ईवी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने जून में अच्छी सेल्स फिगर जनरेट करी। आपका इस मुद्दे पर कहना क्या है, और क्या ऑटो में ही उन कंपनियों की तरफ थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी प्लेसमेंट को बढ़ाना जिनका स्ट्रॉन्ग ईवी पोर्टफोलियो है, और दूसरा बैटरी स्टॉक्स पर आपका व्यू इस वक्त? देखिए, ईवी का जो दौर चलेगा अब से, मेरे ख्याल से इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी स्कोप है. जैसे हमने चाइना में देखा कि सारी टू व्हीलर कंपनियां वहां पर पूरी तरह से ईवी मैन्युफैक्चर पे ही आ चुकी हैं. अब तक हमने देखा इंडिया में थोड़ा एब्सॉर्प्शन उस कंट्री के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि हमारी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी चैलेंज्ड है. अभी तक उस स्तर पर हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कह सकते कि भारत में है. तो फिलहाल डोमेस्टिक चार्जिंग और जो नज़दीकी चार्जर्स हैं, उसी के ऊपर आपका डिमांड
चलेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जैसे सीएनजी हुआ या पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, वहाँ पर आपको ज़्यादातर यूटिलिटी में कोई तकलीफ नहीं आती, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी रिफ्यूल कर सकते हैं। मगर ईवी में ये समस्या ज़रूर है कि वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस के लिए हमें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस रेट से बढ़ती गई, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सनराइज सेक्टर है। मगर इसकी लिमिटेशन मैंने जैसे आपको बताई, उसकी तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो बैटरी कंपनीज में हमने तेज़ी देखी, इट वाज़ अ कैच अप। पीपल वर नॉट बिलीविंग कि ईवी सेल्स इतनी ज़्यादातर हो जाएंगी, जिससे कि डिमांड बैटरीज की तरफ इतना बढ़ जाएगा। सम ऑफ द कंपनीज हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन ईवी कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी जैसे ही आपकी लाइन पे आती है, तो आपको टॉप लाइन में दिखने चालू हो जाएगा, और थोड़ा मार्केट उसको भी डिस्काउंट कर रहा है। मेरे ख्याल से हर एक चीज़ की प्रो और कॉन होती है, तो मैंने बस आपको इतना सतर्क कर दिया कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी भी बिलो एक्सेप्टेंस लेवल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें।